सो हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो था मोशन, और उसमें हमने मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, और साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एक्सेट्रा के भी कंसेप्ट को स्टडी किया था। अब जो हमारा नया चैप्टर है वो रिगार्डिंग है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट चैप्टर में हमने क्या कवर किया था? इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब हम कवर करेंगे लॉज ऑफ मोशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाय नंबर ये भी 3 है और बाय नंबर ये भी 3 है। ओके, बट एप्लीकेशन सबकी अलग अलग है। ये आपको फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करती है और ये करंट वैल्यू को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मीन्स कैसे क्या होगा कि जब टाइम इतना हो जाए तो टाइम के फ्यूचर में इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि 5 सेकंड होने व्यतीत होने के बाद, 5 सेकंड पास होने के बाद, 10 सेकंड पास होने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, क्या वेलोसिटी होगी। और ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये आपको अभी बताएंगे कि अभी उस पर कितना फोर्स लग रहा है, अभी कितना मोमेंटम है, या अभी उसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी है। तो ये सब आता है लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो इन सबसे पहले जो हमें मेन टॉपिक है कि जिससे हम इन सब का बेस रेडी करेंगे, हमें वो स्टडी करना है, एंड दैट इज फोर्स। अब आपने अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में फोर्स के बहुत से एग्जांपल देखे होंगे कि सपोज कीजिए ये ग्राउंड है अगर, और यहाँ पे कोई एक बॉल है, ये उसका हम उसको साइड से देख रहे हैं, और आप इस पे अगर ऐसे कोई फोर्स लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे रोटेट होके इधर पहुंच जाए। ठीक, ये पहला केस है। दूसरा केस देखें अगर, सेम हम ग्राउंड लेते हैं और यहाँ पे एक कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया, आपने थोड़ा कम फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं हुआ, आपने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये मूव होके इधर पहुंच गया। तो ये सभी थे एग्जाम्पल कि फोर्स से आप क्या कर सकते हो। फोर्स से आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो, और फोर्स लगाने से कोई ये भी नेसेसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव होगा। फोर्स से आप एक और चीज कर सकते हो, डिफॉर्मेशन कर सकते हो। कि जैसे अगर कोई एक बॉल है, उस पर आप हर तरफ से फोर्स लगाओ, उसको कंप्रेस कर दो, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया डिफॉर्मेशन और कंप्रेशन। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ये सभी है एग्जाम्पल। ठीक, बट एक्चुअल फोर्स क्या होगा? सो एक्चुअल फोर्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, पुश और पुल। दैट tries to move
ए बॉडी और change its configuration स्लैश स्टेट। अभी हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। स्टार्टिंग में है पुश और पुल, ये वाला पार्ट इसमें क्या है, पुश और पुल है। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट है, आपको इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। अगर आप इसको यहां से ऐसे कर रहे हो, यहां से आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ खींच रहे हो, तो इसको तो बोलते हैं पुल करना। बट अगर आप इसको यहां से ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो इसको बोलते हैं पुश करना। तो फोर्स क्या है, या तो पुश है या पुल है। दैट ट्राइज टू मूव ए बॉडी, जो कि किसी बॉडी को मूव करने की ट्राई करेगा। जैसे ये इस पहले वाले केस में था कि बॉडी रिमूव होके यहाँ पे आ गई, बट सेकंड वाले केस में अगर आपने फोर्स को कम लगाया तो वो मूव नहीं हुई। तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो मूव होगी ही। और लास्ट वाला, और चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन स्लैश स्टेट, कि ये भी नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ बॉडी को मूव ही करवाना चाहते हो। आप बॉडी को डिफॉर्म भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो। कि अगर आपके पास कोई एक रबर की प्लास्टिक बॉल है, अगर आप उसको हर साइड से फोर्स लगाओ तो वो साइज में कंप्रेस हो जाएगी, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ना तो वो मूव हुई। ठीक है, बट यहाँ पे एक अलग टाइप का चेंज आ गया, जो कि क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। मीन्स जो वो बॉल है वो एटम से बनी हुई है। अब वो जो एटम्स थे, जो एटम जो पहले एक पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को अरेंज किए हुए थे, अब वो उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई, और इसी अरेंजमेंट चेंज को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। सो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज ए पुश और पुल दैट ट्राइज टू मूव ए बॉडी और चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन स्लैश स्टेट। और जो स्टेट होती है, ये स्टेट होती है कि ऑब्जेक्ट जैसे कोई जो कोई एक बॉल है जो अभी मूव कर रही है, आप उस पर रिवर्स फोर्स लगा दो तो वो रुक जाएगी। जैसे ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक जो ब्रेक होते हैं वो एक रिवर्स फोर्स होता है। तो पहले वो किस स्टेट में थी, मोशन में थी, अब वो किस में आ गई, रेस्ट में। तो फोर्स ये भी कर सकता है। फोर्स किसी बॉडी को क्या करवा सकता है, फोर्स कैन मूव ए बॉडी, किसी बॉडी को मूवमेंट में ला सकता है। स्टॉप ए बॉडी, किसी मूविंग बॉडी को मोशन से रोक सकता है। थर्ड, चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कोई बॉडी की जो शेप है उस शेप को चेंज कर सकता है। एंड नंबर 4, डू नथिंग, कुछ भी ना करे। सपोज कीजिए एक ट्रक है जिसके अंदर 10,000 kg का वेट है, और आप इसको यहां से ऐसे पुश कर रहे हो, तो आप इसको जब इस पे आप फोर्स लगाओगे तो ट्रक हिलने नहीं वाला, बिकॉज उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। बट आपने तो फोर्स लगाया, बट आउटपुट कुछ नहीं हुआ। सो नेसेसरी नहीं कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो उसको कोई आउटपुट मिलेगा। सो फोर्स आपका ये सब चीजें कर सकता है, और ये हमने उसके सबके एग्जाम्पल पढ़े कि आप फोर्स से बॉडी को मूव करवा सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, और एट लास्ट ये भी नेसेसरी नहीं है कि आपको कोई आउटपुट मिलेगी। ठीक है, हमने फोर्स की डेफिनेशन कर ली, पुश और पुल दैट ट्राइज टू मूव ए बॉडी और चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन स्लैश स्टेट। तो अब हम फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं।
फोर्स का सिंबल होता है F और इसके ऊपर ऐसे एरो डाला जाता है। ये एरो किस लिए डाला जाता है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का सिंबल होता है m और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो ma। सो फोर्स इज इक्वल टू ma। यहाँ पे a भी वेक्टर होता है, बट अभी आपके पास स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट आया नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट में सीधा लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ओके, और इसको हमने एक बार पे ऐसे लिखा था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। जो ये डेल्टा सिंबल है, डेल्टा है, वो क्या दर्शाता है? चेंज। तो इसको आप ऐसे रीड करोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो अगर हम इसको इधर पुट करें तो जो हमारे पास एफ है वो आ जाएगा एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब आती है यूनिट्स की बारी। तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और ये मीन्स कंबाइंड यूनिट है, मीन्स डायरेक्टली ऐसी कोई यूनिट नहीं होती। जो 1 न्यूटन है वो कैसे आता है? जो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, आप इसी को यूज कीजिए। मास की यूनिट होती है 1 kg और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो न्यूटन बन जाता है हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होती है हमारे पास फोर्स की यूनिट। तो हमने फोर्स की डेफिनेशन कवर कर ली, फॉर्मूला कवर कर लिया और हमने उसकी यूनिट को कवर कर लिया। अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि दैट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन जरूरी थी। सिमिलरली वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो एक्सेलरेशन था डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन के लिए भी डायरेक्शन जरूरी था। तो अब अगर फॉर्मूला में आप देखोगे फोर्स के, तो यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन जरूरी है तो फोर्स के लिए भी डायरेक्शन जरूरी होगा। सो फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। तो फोर्स के लिए भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आप नोट कीजिएगा, इफ नेगेटिव फोर्स इज गिवन then it means force is in opposite direction। अगर आपको एक नेगेटिव फोर्स गिवन है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। सपोज एक फोर्स गिवन है 5 न्यूटन और दूसरा फोर्स गिवन है -6 न्यूटन। तो फिजिक्स में मैं आपको पहले भी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो नेगेटिव सिंबल होता है उसका जस्ट मीनिंग ये होता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। अब वो अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी,
ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी ली है। सपोज कीजिए जो ये 5 न्यूटन वाला फोर्स है, आप इसको इस डायरेक्शन में लेते हो, ऐसे लेते हो, तो जो 6 वाला न्यूटन वाला फोर्स है माइनस वाला, तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा ऐसे। अगर आप 5 न्यूटन को ऊपर की तरफ लेते हो तो जो 6 न्यूटन है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। आपको कोई एक रेफरेंस डायरेक्शन चूज करनी होगी, उसके हिसाब से आप पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड कर लोगे। और यहाँ पे नेगेटिव जस्ट क्या है, डायरेक्शन की चेंज को स्पेसिफाई करता है, उसके अलावा नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्शन डिपेंडेंट जो फोर्स है उसके कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम ड्रॉ करते हैं सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट ए। ओके, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहे हैं, अभी हम उनको यहीं पे डिनोट करेंगे, बाद में फिर हम उनको नेमिंग देंगे प्रॉपर। ये है 5 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इस केस में टोटल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, और इसके लिए ना जब भी आपको फोर्सेस ऐसे निकालने हो तो आप हमेशा साइड में रेफरेंस के लिए क्या बना लीजिए, अपना एक्सिस सिस्टम बना लीजिए, जिससे आपको डायरेक्शन की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हम ले रहे हैं वाई डायरेक्शन और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन। तो जो 5 न्यूटन है ये देखिए किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, क्योंकि ये साइड पॉजिटिव है सारी की सारी, वाई में ये साइड पॉजिटिव है सारी की सारी। अगर कोई फोर्स ऐसे जा रहा होता तो वो नेगेटिव फोर्स हो जाता। तो जो 5 न्यूटन है वो भी प्लस एक्स डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, सो टोटल हो जाएगा 15 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। ओके, इतना इजी। अब हम करते हैं फिर से हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं और अब हम सिर्फ इस पे फिर से फोर्सेस लगा रहे हैं। ये 5 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स ऐसे है, ये है 2 न्यूटन। अब इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो अब आप इसकी डायरेक्शन देखें, जो 5 न्यूटन है वो यहाँ से प्लस एक्स की तरफ है, हम एक्सिस को ले आते हैं,
तो जो 5 न्यूटन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ है, 6 न्यूटन भी प्लस एक्स में है और 2 न्यूटन भी प्लस एक्स में है। ये मैटर नहीं करता कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। जैसे ये वाला फोर्स है, अगर हम ये डायरेक्शन को ही मोशन की डायरेक्शन लेते हैं तो ये कौन सा फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है। और ये दोनों कौन से हैं, पुशिंग फोर्स। बट आपको इसके बेसिस पे नहीं देखना, आपको सिर्फ डायरेक्शन देखनी है कि कौन सा पॉजिटिव में है कौन सा नेगेटिव में है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, 6 न्यूटन एक्स डायरेक्शन प्लस 2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। सभी को आप सम करोगे तो ये आ जाएगा 13 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, सिंगल डायरेक्शन हो, तो आपको डायरेक्शन लिखने की ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, तो आप उस पर लिख सकते हो 13 न्यूटन। ओके, तो ये हो गया इस पे टोटल फोर्स। अभी आपके पास एक कंसेप्ट आता है नेट फोर्स का। और एक कंसेप्ट है टोटल फोर्स का। अभी हम इसको दोनों को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग एग्जांपल से कि नेट फोर्स क्या है और टोटल फोर्स क्या है। और उसके लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन के एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, तभी हम समझ सकते हैं। सो हम फिर से एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कीजिए अभी एग्जांपल ऐसे है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और ये 1 न्यूटन। अभी देखिए यहाँ पे दो जो फोर्सेस हैं ये दोनों किस में है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाली में। और ये फोर्स किस में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स में ना डायरेक्शन कभी मैटर नहीं करेगी। यहाँ पे टोटल फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन। सिर्फ आपको टोटल फोर्स मतलब कंबाइंड फोर्स निकालना, जो कि आ जाएगा 6 न्यूटन। बट अगर आपको देखना है नेट फोर्स कि टोटल जो फोर्सेस लगे हैं उनका इफेक्ट कितना है, तो उसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तब आपको ऐसा लिखना है 2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, 3 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। और हमने जो यहाँ पे ये टोटल फोर्स के नाम से कैलकुलेट किए थे, ये एक्चुअल में नेट फोर्स ही था। और साथ में यहाँ पे आएगा प्लस 1 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन। जब आप इसको सोल्व करोगे, सो 2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, 3 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, और ये माइनस आगे आ जाएगा प्लस के साथ, तो माइनस बन जाएगा 1 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। ये दोनों ऐड होंगे, ये बनेगा 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन माइनस 1 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। सो नेट फोर्स आएगा 4 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में 4 न्यूटन का नेट फोर्स, ये है नेट फोर्स। अगर आपसे इस पे कोई टोटल फोर्स पूछ रहा है तो वो है 6 न्यूटन, और नेट फोर्स पूछ रहा है तो वो है 4 न्यूटन। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सिमिलर सिनेरियो में।
तो ये देखिए, ये है 5 न्यूटन, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है 6 न्यूटन, यहाँ पे अपोजिट है 7 न्यूटन, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है 2 न्यूटन। तभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम निकालेंगे टोटल फोर्स। सो टोटल फोर्स में आपको ये नहीं देखना किस डायरेक्शन में लग रहा है, आप सिर्फ ऐड करते जाएंगे। 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 5 11 to 13 20 न्यूटन। मीन्स इस पे अलग अलग जगह से टोटल 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब आते हैं आप नेट फोर्स पे, और मोस्टली आपको हमेशा नेट फोर्स ही पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो इस पे नेट फोर्स होगा इस पे नेट फोर्स होगा 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन प्लस 6 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन। जो ये वाला है ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, तो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसे ही 7 भी है, माइनस डायरेक्शन होगा क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। ये हो जाएगा -7 न्यूटन, और सॉरी +7 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन एंड +2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। सो जब आप इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन -6 न्यूटन, ये इसका माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएगा। 6 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 7 न्यूटन एक्स डायरेक्शन एंड +2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। तो अब आप जब दोनों सम करेंगे, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। 5 + 2 हो जाएगा 7 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, ये सम करके देंगे -13 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, और आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा टोटल -6 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। मीन्स इस बॉक्स पे जो टोटल फोर्स है वो किस साइड में है, माइनस वाली साइड में, मीन्स इस साइड में है, और कितना है 6 न्यूटन है। इस बॉक्स का इक्विवेलेंट ये बॉक्स है जहाँ पे सिर्फ 6 न्यूटन है, जो इफेक्टिव फोर्स यानी कि नेट फोर्स कितना है 6 न्यूटन है, और वो -x वाली डायरेक्शन में है। तो ऐसे आप टोटल फोर्स और नेट फोर्स निकाल सकते हो सिंगल डायरेक्शन में। अभी तक हम सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहे थे, अब इससे आगे हम x और y दोनों डायरेक्शन में सोल्व करेंगे। सो अब हम 2 डायरेक्शनल फोर्स के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे कि कैसे, अगर ये अभी तक हमारे पास सिर्फ x डायरेक्शन में था, पॉजिटिव और नेगेटिव x डायरेक्शन में था, ये मीन्स 1 डायमेंशनल फोर्स था। अब हम 2D वाला स्टडी करेंगे कि 2D में फोर्सेस को कैसे सॉल्व करेंगे। वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप सिर्फ डायरेक्शन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए ये फोर्स है 2 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, यहाँ पे ये y डायरेक्शन से है 5 न्यूटन। तो अब आपको इस पे टोटल फोर्स बताना है। तो टोटल फोर्स तो एज इट इज, टोटल फोर्स हो जाएगा 2 + 3 + 5 10 न्यूटन।
अब यहाँ पे टोटल फोर्स भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना टोटल फोर्स, और एक बार हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। हम कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको डायरेक्शन अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। तो ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। तो जो यहाँ पे 5 न्यूटन है ये वाला फोर्स, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स माइनस y डायरेक्शन। और यहाँ पे जो 2 और 3 न्यूटन है वो पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन, तो हम सिर्फ अभी x डायरेक्शन वाले देखेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव में है। तो यहाँ पे 2 और 3 है तो हो जाएंगे 5 न्यूटन। टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन वो होगा 5 न्यूटन, क्योंकि सिर्फ ये फोर्स है जो y डायरेक्शन में। अब आते हैं हम नेट फोर्स पे। नेट फोर्स में आपको सब कुछ लेना है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के साथ राइट करना। 2 न्यूटन x डायरेक्शन प्लस 3 न्यूटन x डायरेक्शन प्लस 5 न्यूटन, जो ये वाला है ये माइनस y डायरेक्शन में जाएगा, माइनस y डायरेक्शन। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है। 5 न्यूटन x डायरेक्शन एंड माइनस 5 न्यूटन y डायरेक्शन। तो ये होगा आपका नेट फोर्स इसके एग्जाम्पल, इस केस में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए यह है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 9 न्यूटन। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करें तो 2 और 3 प्लस एक्स में जा रहे हैं, जो 4 न्यूटन है वो माइनस एक्स में जा रहा है, 5 न्यूटन माइनस वाई में जा रहा है, और 9 न्यूटन प्लस वाई की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई में जा रहा है। तो यहाँ पे हम पहले नेट फोर्स ही कैलकुलेट करते हैं। तो नेट फोर्स होगा 2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, 3 न्यूटन एक्स डायरेक्शन प्लस 4 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन प्लस 5 न्यूटन माइनस वाई डायरेक्शन एंड प्लस 9 न्यूटन। ये 9 न्यूटन है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्लस वाई डायरेक्शन। अब हम इन चीजों को सोल्व करते हैं। 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन हो जाएगा 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर आएगा, प्लस के साथ माइनस बना देगा, माइनस 4 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। इसका माइनस भी बाहर आएगा, सो ये बन जाएगा माइनस 5 न्यूटन वाई डायरेक्शन, और ये एज इट इज रहेगा 9 न्यूटन वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पे x डायरेक्शन है, यहाँ पे भी x डायरेक्शन, दोनों सेम है, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, ये बचेगा 1 न्यूटन x डायरेक्शन एंड 9 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, बिकॉज दोनों y में है, सेम डायरेक्शन है, सो 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो बचेगा प्लस 4 न्यूटन y डायरेक्शन। सो ये बचेगा आपका इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स। और इसको अगर आप प्लॉट करते हैं, मीन्स नेट फोर्स को अगर सिर्फ आप प्लॉट करते हैं
तो जो आपका ये ऑब्जेक्ट होगा इसका नेट फोर्स ऐसे बनेगा। एक न्यूटन एक्स डायरेक्शन में है तो आप ऐसे दिखा दोगे 1 न्यूटन, और 4 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है तो आप इसको पॉजिटिव वाई 4 न्यूटन ऐसे दिखा सकते हो। ये कोई नेसेसरी नहीं कि आप इसको यहीं पे दिखाओ, आप इसको यहाँ नहीं दिखा सकते। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो 1 न्यूटन और इस 4 न्यूटन को ऊपर बनाते हो तो वो भी इक्वली ही वैलिड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डायरेक्शन का चेंज नहीं होना चाहिए। पुश और पुल टाइप के फोर्स में आप चेंज कर सकते हो। अब आपने नेट फोर्स की डिस्कशन सीख ली, और जितने भी हमने एग्जांपल किए किसी में भी नेट फोर्स क्या नहीं था, जीरो नहीं था। नेट फोर्स वाज नॉट जीरो। तो एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर नेट फोर्स जीरो होगा। तो सपोज कीजिए ये 2 न्यूटन, और हम सिंगल डायमेंशन का ही करते हैं। ये 3 न्यूटन और ये है अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन। अब अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी 2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन प्लस 3 न्यूटन एक्स डायरेक्शन प्लस 5 न्यूटन माइनस एक्स डायरेक्शन, बिकॉज ये नेगेटिव की तरफ है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसका माइनस बाहर आएगा, सो ये बनेगा 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन, ये माइनस बाहर आके माइनस 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा 0 न्यूटन। तो आपके पास ऐसे भी एग्जांपल होंगे जिसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे नेट फोर्स हो गया 0। सो नेट फोर्स के बेस पे आप दो कैटेगरी बना सकते हो। पहला, व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा व्हेन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जो ये एग्जांपल है ये वाला, ये किसका एग्जांपल है? बैलेंस्ड फोर्स का। इससे ऊपर वाले जो एग्जांपल थे, जैसे ये था, ये है अनबैलेंस्ड फोर्स का। अगर हम इससे और ऊपर जाएं तो जो ये वाला एग्जांपल था इसमें नेट फोर्स आया था -6। तो ये भी किसका एग्जांपल है? अनबैलेंस्ड फोर्स का। ओके, इससे ऊपर ये भी अनबैलेंस का था। तो जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए उसको बैलेंस फोर्स बोला जाएगा, और जहां पे नेट फोर्स 0 ना हो उसको अनबैलेंस फोर्स बोला जाएगा। तो ये फोर्स की कैटेगराइजेशन है डिपेंडिंग अपॉन नेट फोर्स की नेट फोर्स क्या होता है। अब इससे आगे फर्दर स्टडी के लिए आपको एक और एडिशनल टॉपिक पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्क्वायर। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर्कल, सर्कुलर बॉल। ओके, सो आप कोई फोर्स लगाते हो इस पे। सपोज आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये मूव नहीं किया। फिर आप 10 न्यूटन से बढ़ाकर चले गए 11 न्यूटन पे, उसके बाद भी मूव नहीं किया। 11 न्यूटन से आपने 12 न्यूटन लगाया, फिर भी मूव नहीं किया। बट जब आपने 13 न्यूटन लगाया, फिर ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने आपको स्टार्टिंग में फोर्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो उसमें ये भी बोला था कि जब आप किसी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं कि मूवमेंट हो। ठीक है, तो जब तक आपने 10 से 12 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई किया, तब तक नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं थी। और जब आपने 13 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हुई? मूवमेंट हुई। ओके, अब आप इससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ के आए हो बैलेंस फोर्स का और अनबैलेंस फोर्स का। तो जब आपने इस पे अप टू 12 न्यूटन मीन्स सपोज कीजिए आपने सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फोर्स ऐसे तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या लगाया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 0 हो गया। और कंडीशन कौन सी हो गई? बैलेंस वाली कंडीशन हो गई। नेट फोर्स 0 हो गया और ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। ओके, सेम केस हुआ 11 न्यूटन के लिए, 12 न्यूटन के लिए। बट जैसे ही आपने 13 न्यूटन का फोर्स लगाया, व्हेन यू अप्लाइड 13 न्यूटन, देन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है जो वो 13 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया। सपोज उसने 12 न्यूटन ही किया। अब क्या हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट था, आपने 13 न्यूटन लगाया और ऑब्जेक्ट वापस सिर्फ 12 न्यूटन ही लगा पाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो इस पे लगने वाला नेट फोर्स हो गया वो हो गया ऐसे 1 न्यूटन। और ये कौन सी कंडीशन हो गई? अनबैलेंस्ड कंडीशन। और ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू मूव, और ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, when we apply any force on some object, then that force can produce two conditions। जो पहली कंडीशन होगी वो होगी बैलेंस कंडीशन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव।
और ये कंडीशन बैलेंस की हुई क्योंकि ऑब्जेक्ट ने एक अपोजिट फोर्स लगाया। वो फोर्स कहाँ से आया उसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। और सेकंड, अनबैलेंस कंडीशन, तो ऑब्जेक्ट विल मूव। ठीक है, तो जो ये अपोजिट फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट लगाता है, किसी फोर्स जो आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट जो फोर्स ऑब्जेक्ट लगाता है उसी फोर्स को क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? ये डेफिनेशन हो जाएगी, when we apply some force, some, इसको आप बोलेंगे आउटसाइड फोर्स क्योंकि हम बाहर से लगा रहे हैं, on object, then a opposite force is applied by the object to resist the motion. This force is called frictional force. जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, और उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसकी एक लिमिट होती है, मीन्स ये नहीं कि आपने आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही ऑब्जेक्ट हमेशा लगाता रहेगा। उसकी एक लिमिट होती है कि वो कब तक लगा सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज लिमिटेड once applied force crosses limit of frictional force, then object starts to move। तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर इसका एग्जांपल लें हम कि सपोज कीजिए ग्राउंड है और यहाँ पे बॉक्स रखा है, अब आप इसमें फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो। सपोज पहला केस में हमने जो अप्लाइड फोर्स है वो है 1 न्यूटन, और हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, ऑब्जेक्ट डिड नॉट मूव। तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया मींस कौन सी कंडीशन हुई होगी? बैलेंस फोर्स वाली कंडीशन हुई होगी। बैलेंस फोर्स हुआ तो मतलब कि नेट फोर्स कितना हुआ होगा? नेट फोर्स 0 हुआ होगा। और उसका मतलब क्या है? जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं, बी। सपोज कीजिए अप्लाइड फोर्स कर दिया हमने, बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स को, अप्लाइड फोर्स हो गया 3 न्यूटन, और हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं किया, ऑब्जेक्ट डिड नॉट मूव। तो ये फिर से कौन सी कंडीशन हुई होगी?
बैलेंस्ड कंडीशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया तो बैलेंस कंडीशन। सो नेट फोर्स कितना हुआ होगा? नेट फोर्स फिर से जीरो हुआ होगा, और अगर नेट फोर्स जीरो हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 3 न्यूटन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में। बिकॉज अगर आपने यहां से 3 न्यूटन अप्लाई किया तो यहां से अगर माइनस इधर से अपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन लगता है, तभी नेट फोर्स जाके जीरो होगा, तभी बैलेंस कंडीशन आएगी और तभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया 3 न्यूटन वाला। अब हम तीसरा केस लेते हैं कि आपने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, अप्लाइड फोर्स आपने कर दिया 4 न्यूटन। अब क्या है? ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, तो मीन्स कौन सी कंडीशन है? अनबैलेंस्ड कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन है मीन्स जो नेट फोर्स है इज नॉट इक्वल टू जीरो, और हम ये भी लिख सकते हैं नेट फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, कि नेट फोर्स जीरो से कुछ ज्यादा है तभी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किससे कम है? 4 न्यूटन से कम है। कितना कम है हमें नहीं पता, बट 4 न्यूटन से कम है, जिसकी वजह से सपोज कीजिए अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 3.5 न्यूटन हुआ और हमने 4 न्यूटन अप्लाई किया था और ये 3.5 नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, तो हमारे पास नेट फोर्स बचेगा 0.5 न्यूटन, जिसकी वजह से अनबैलेंस कंडीशन आएगी और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अनबैलेंस कंडीशन है, मूव नहीं कर रहा है तो बैलेंस कंडीशन है, और जब तक बैलेंस कंडीशन है, जब और जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट लगाएगा उसको अपोज करने के लिए। और फ्रिक्शनल फोर्स होने के लिए एक चीज नेसेसरी है कि ऑब्जेक्ट को ना किसी चीज के ऊपर रखा होना जरूरी है। मीन्स हवा में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, उसको ग्राउंड पे या किसी सरफेस पे रखा होना जरूरी है। इसलिए हमने जो प्रीवियस ये पहले एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे ये थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड के टच में है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट एयर में है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, यहाँ भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यहाँ भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से टच नहीं करवाओगे या किसी सरफेस से, सरफेस कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, कोई मेटल शीट हो सकती है, कुछ भी, या ग्राउंड हो सकता है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए ग्राउंड का होना जरूरी है। ठीक है, जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो फ्रिक्शनल फोर्स जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है उसी के बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, और इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, और इसमें नेट फोर्स जीरो होगा। और जब आपका जो आपने फोर्स लगाया उससे ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए तो मीन्स जो आपने फोर्स लगाया है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स उससे कम है, कितना कम है हम नहीं बता सकते। इस कंडीशन को बोलेंगे अनबैलेंस कंडीशन, और इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, जीरो से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका अब तक के लिए फोर्स, फोर्स के टाइप, फॉर्मूला, यूनिट, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। इससे आगे वाली वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम उन लॉज को डिफाइन करेंगे, और कि कौन से लॉ से आपको क्या चीज मिलती है और आपसे क्या चीज किस कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। और अनबैलेंस फोर्स का एक और एग्जांपल है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उस पर क्या लग रही है? नीचे की तरफ ग्रेविटी, और वो कंटिन्यूसली लगे ही जा रही है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जा ही जा रहा है, तो वो एक फ्री फॉल का अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। बट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच कर जाता है, ग्राउंड पे आके रुक जाता है,
तो ग्रेविटी के असर को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेती है, तो वहां पे वो बैलेंस फोर्स बन जाता है। और ग्रेविटी के केस में फ्रिक्शन नहीं होता, मींस जैसे जो हमने केसेस पढ़े थे अब तक, उसमें हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन आ रहा था, बट अगर हम यहाँ पे कोई वर्टिकल में फोर्स लगाएं तो उससे फ्रिक्शन नहीं आएगा, बिकॉज दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं करेंगे। फ्रिक्शन होने के लिए सरफेस का होना जरूरी है और उन दोनों सरफेस का एक दूसरे के साथ मूव करना जरूरी है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर दोनों सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करते तो फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं होता, एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम केसेस में ही फ्रिक्शन होता है, जितना आपके सिलेबस में गिवन है, प्रोवाइडेड है, उस लेवल में मोस्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं होगा।